जो अपने आप को क्लेम करता है कि मैं अम्बेडकराइट मीडिया हूँ, द मूक नायक, वहाँ काम करने का अनुभव कैसा रहा? मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो चीज़ याद करके। मैं गई रोती हुई, मेरे को बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं पूरे ट्रैवल में रोती रही कि यार मैं किन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। मतलब मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि मीना मेरे साथ ये चीज़ें करेगी, क्योंकि जब खुद उनके साथ हुआ तो हम लोग पूरे सपोर्ट में खड़े। तो क्या आपको मायावती जी के ऊपर खबर करने से मूक नायक ने रोका था? बिल्कुल। समाज नहीं होता तो आज आप यहाँ नहीं होते, मैं नहीं होती, आप नहीं होते, और आप उसी समाज को बेवकूफ़ बना रही। जैसे मूक नायक शुरू हुआ तो सबको यही बताया गया कि मीना कोटवाल का चेहरा है, और बैकग्राउंड में हमेशा राजा ही रहता था। वेबसाइट से लेकर यूट्यूब पे पूरा का पूरा राजा बाबू अग्निहोत्री ही देख रहा था, सिर्फ नाम मीना का चला। और ये कहानी आज भी। तो राजा मूक नायक का असली बॉस है, असली बॉस कह सकते हैं आप उसे। तो आपको कहा गया कि जय भी मत बोलिए क्योंकि हमारे सवर्ण मित्र नाराज हो जाएंगे कि यार वो मतलब हमारे कुछ दोस्त हैं जो सवर्ण हैं, वो कहते हैं कि यार हम भी तुम्हारा चैनल देखते तो हमें अजीब लगता है। मीना से जलती हैं इसलिए ऐसे आरोप लगा रही हैं, आप झूठ बोलती हैं। मुझे क्यों जलन होगी? आपने विदेशों में भी जाके भी झूठ बोला है, लोगों को सच्चाई नहीं पता। कहा कि बबीता तो अपने वीडियो में ही जय भीम नहीं बोलती है, वो झूठ बोलती है। यहाँ मैं अपनी खुद की मालकिन हूँ, यहाँ मैं अपने जवाब खुद दूंगी। आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने आपके साथ बदसलूकी की, वो लड़के हमारा पीछा करते हुए बहुत दूर तक आए। फिर मैंने राजा को कॉल किया, मैंने कहा राजा ऐसे ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट हो गया है। उसने कहा अरे जल्दी जल्दी मेरे को क्लिप भेज, मैं तेरे को स्टार बनाता हूँ। स्टार बनाता हूँ? स्टार बनाता हूँ, देख तेरे को वायरल करवाता हूँ। मैंने कहा यार स्टार? मैं ऐसे काँप रही थी, वो मुझे ऐसे कंसोल कर रही थी कि कुछ नहीं हुआ है। मीना ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया था। वो टाइम मैंने सोचा था कि मैं छोड़ दूँ। उस टाइम पे बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। फिर वहाँ पे भी वही उनका वो कि तुम लोग चाहते नहीं हो एक दलित महिला पत्रकार ऊपर बढ़े, तो मीना का टैगलाइन रहा है। जब ये चीज़ अपने ऊपर आती है तो बहुत सही है। जब वही चीज़ एक दूसरी दलित महिला पत्रकार के ऊपर आ रही तो वो सवाल क्यों नहीं उठते? अक्सर मुझे ज्ञान दिया जाता था राजा की तरफ से कि तुमको कुछ आता नहीं, इस तरह से करो। राजा साहिल को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई देखिए ना, वाल्मीकि कम्युनिटी साथ कूड़ा बीनते हैं, तुम साहिल को क्या बता रहे हो? वो खुद वाल्मीकि कम्युनिटी से आता है। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये एक्सप्लेनेशन देखो कौन दे रहा है, कौन हमें बता रहा है कि ये किस कम्युनिटी से आता है। ब्राह्मण एक वाल्मीकि को बता रहा है कि वाल्मीकि क्या परेशानी है। हाँ, क्योंकि मेरे को ये बोला जाता था कि यार तुम्हें तो पता है हम कितने अम्बेडकरवादी है, मानवतावादी है, मुझे मत सिखाओ। मैंने बोली ये बात उनको कि राजा मुझे मत सिखाओ, मेरा पूरा बचपन अम्बेडकराइट में ही मैंने जिया है। घर वालों का क्या रिएक्शन था? और शादी बुद्धिस्ट रीति से की? शादी बहुत सिंपल होगी, बुद्धिस्ट रीति रिवाज से होगी। अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखती हैं? मैं अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखती हूँ? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास मुलाकात सीरीज में। और आज मैं आपको एक ऐसी महिला पत्रकार से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने अपने काम के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। खासकर अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के क्षेत्र में बबीता गौतम का अपना एक रुतबा है और उनके काम को हमेशा सराहा जाता है। एक दलित महिला जो कि जाति से भी जूझती है और जेंडर की तमाम परिस्थितियों से भी गुजरते हुए जब पत्रकारिता में कदम रखती है तो उसे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कैसी उसकी पत्रकारिता की जिंदगी रही है, और इनके आसपास इनके मीडिया में क्या कुछ हो रहा है और इनके जो अनुभव हैं दूसरे मीडिया संस्थानों में, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आज आपको बहुत ही दिलचस्प बातें पता चलने वाली हैं। बबीता, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, स्वागत है द न्यूज़ वीक पर। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। बबीता अभी फिलहाल द वॉइस मीडिया नाम से अपना एक स्वतंत्र मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, उसकी को-फाउंडर हैं। तो वॉइस मीडिया अभी चला रही हैं, आपने कई अच्छी जगह काम भी किया है, डेली हंट में, ओपेरा न्यूज़ में, कई अच्छे मीडिया संस्थानों में, द मूक नायक में भी आपने काम किया है। तो वो सब पर भी मेरे पास सवाल है, मैं बाद में आऊँगा। लेकिन अभी अपना मीडिया क्यों शुरू करना पड़ा? अपना मीडिया इसलिए शुरू करना पड़ा क्योंकि एक तो महिलाएं मीडिया के क्षेत्र में है नहीं, दलित महिलाएं तो आप जान ही सकते हैं कितनी है। तो एक महिला और एक दलित महिला, उसको अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह से उसके साथ भेदभाव हुआ, जिस तरह से उसके साथ बातें हुई, उन सबको देखते हुए
जब मैंने छोड़ा था तब मुझे लगा कि मुझे अपना मेन स्ट्रीम मीडिया अपना शुरू करना चाहिए। तो द वॉइस मीडिया मैंने उस सोच के साथ शुरू किया था कि वहाँ पे मैं अपनी बात, अपने समाज की बात, महिलाओं से जुड़े मुद्दों की बात आसानी से कह सकूंगी, अपने समाज को उस आसान भाषा में बता सकूंगी जो मेन स्ट्रीम मीडिया इतने तड़के के साथ देती है, जो हमारे समाज को शायद उस तरीके से समझना है और अपनी भाषा में उनको समझाऊं तो वो आसानी से समझ जाए, इसलिए द वॉइस मीडिया को मैंने शुरू किया। तो ये जो कहानी है ये काफ़ी मिलती जुलती कहानी है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, फिर हमने अपना मीडिया शुरू किया। बाकी जो मीडिया हैं उनमें काम करने के कैसे अनुभव रहे? क्या जैसे हम लोगों ने पर्सनली कई बार जातिवाद झेला है, कास्ट स्लर झेले हैं, आपका क्योंकि आपको जाति के साथ साथ जेंडर भी झेलना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि दलित महिला, ऊपर से वो उसका जेंडर के साथ भी इंटरेक्शन होता है। तो एक दलित महिला पत्रकार की कैसी ज़िंदगी है भारत की मीडिया में? भारत की मीडिया में दलित महिला पत्रकार की स्थिति बहुत ही उसको एक शब्द आप कह सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं या तो बहुत भयानक है या वो स्थिति में उस स्थिति में है ही नहीं कि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सके। तो मैं जब थी मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको मैं कह सकती हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया आप टीवी को ही देखते हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर है, जो एप्लीकेशंस है, उनमें भी एक पूरी टीम बैठती है। राइट। उस टीम में भी आप देखते हैं कि सब अपर कास्ट है। आप किस पोजीशन पे है वो वही डिसाइड करते हैं, चाहे आप इंटरव्यू कितना ही अच्छा दे ले, कितनी ही अच्छी चीज़ों पे आप डिस्कशन कर ले। तो जब मेरा एक्सपीरियंस आया तो मुझे कई जगह पे टीम लीडर बनाया गया, 2 ऐसे संस्थान से जहाँ पे मैं टीम लीडर के तौर पे, मतलब मैं टीम को हैंडल करती थी, क्योंकि मैं हिंदी बेल्ट से आती हूँ, तो हिंदी बेल्ट की टीम को मैं हैंडल करती थी। अब वहाँ पे आपसे डायरेक्ट नहीं पूछते हैं कि आप किस कास्ट से आते हैं, कौन जात हो, वो डायरेक्ट नहीं पूछते हैं। वो आपसे पहले बात करेंगे, पहले आपसे अनुभव पूछेंगे कि आपने कितना काम किया है, ये टीम की बात बता रही हूँ। फिर धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंसेस पूछते हैं कि ऐसा है। फिर आते हैं धीरे धीरे आपके खाने पे बात कि आप हमारे साथ लंच करेंगे, चाय पीने चलेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, फिर बाहर घर जाना है तो चलिए साथ चलते हैं, आधे रास्ते तो जा ही सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आती है आपकी कास्ट पे पर बात कि क्या नाम है, पूरा नाम क्या है। नाम तो आपने बता दिया, लेकिन पूरा नाम क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं। आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से। फिर उसके बाद वो आपकी टीम को पता है कि आप यूपी से हैं, तो मतलब उस तरह का अनुभव। मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि मेरे रंग को लेकर लोगों ने बहुत वो बोला है कि मुझे याद है कि मेरे साथ मतलब मेरे एडिटर हुआ करते थे, तो हम लोग ऐसे कॉफ़ी पीने जा रहे थे नीचे, तो जाते जाते उन्होंने पूछ लिया कि मैडम मैं एक बात पूछूं आपसे। मैंने कहा हाँ पूछे, कि मतलब बुरा मत मानिएगा लेकिन आपका पूरा नाम क्या है। तो मैंने कहा मेरा पूरा नाम बबीता गौतम है। तो कहते गौतम कौन है, मतलब मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि गौतम तो पंडित होते हैं। तो मैंने कहा कि अब पंडित होते हैं, अब मैं इसमें तुम्हें क्या बताऊँ, मैं तो नहीं हूँ पंडित। तो कहते कौन है फिर गौतम। मैंने कहा देखो मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हूँ, जाटव मेरी जात है, ये है गौतम सरनेम मेरा। तो उसने एकदम शॉक वे में कहा कि मैं नहीं मानता मैडम। मैंने कहा क्यों नहीं मानते हो। अरे मैडम क्यों झूठ बोल रहे हो आप, आपका तो रंग इतना साफ है, मैं कैसे मान लूं। तो मैंने कहा रंग से मतलब कैसे तुम कास्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो। अरे मैडम आपने देखा शेड्यूल कास्ट कैसे होते हैं। मैंने कहा कैसे होते हैं, मेरे जैसे नहीं होते। कहते नहीं उनका रंग तो थोड़ा मतलब वो थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्स के होते हैं। फिर मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा अगर ऐसी बात है ना तो फिर तो तुम शेड्यूल कास्ट होंगे, क्योंकि तुम्हारा रंग डार्क कॉम्प्लेक्स में, अगर मेरा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप तो मजाक करें। मैंने कहा ठीक है आप उसको मजाक में ले लीजिए, लेकिन मेरे लिए मजाक नहीं है। तो ये अनुभव देखिए काफ़ी दिलचस्प बात है कि हम कैसे भारतीय मीडिया, जिसको मैं मनु स्ट्रीम मीडिया कहता हूँ, कि आपकी जाति पता करने के लिए कितने तरह के हथकंडे अपनाते हैं। आपके कद काठी कैसी है, आपके शरीर की बनावट कैसी है, आपके शरीर का रंग कैसा है, आपका सरनेम क्या है, आपकी फूड हैबिट्स क्या हैं, बहुत अलग अलग तरीके से वो आपकी जाति पता करने की कोशिश करते हैं।
और फिर उसके बाद खेल शुरू होता है कि आपके साथ जो है भेदभाव भी हो, प्लस आपको प्रोफेशनली करियर में भी नुकसान पहुंचाया जाए। तो इन जो मीडिया संस्थानों में आपने काम किया, कभी क्या कोई जातिवाद का भी सामना किया? ये एग्जाम्पल डेफिनेटली कास्टिस्ट एक्सपीरियंस है जो आपसे पूछा गया है, लेकिन क्या जाति सूचक शब्द कहना या किसी तरह की कुछ ऐसी टोंट कर देना, आरक्षण के नाम पर कुछ कहना या आपकी मेरिट पर सवाल उठाना, क्या कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं? उस इंसिडेंट के बाद मैं बोलूँगी कि डायरेक्टली तो कोई मेरे से उस तरह से नहीं बात करता था, लेकिन जिसने मेरे से सवाल पूछा था उसने भी 2 दिन के बाद मेरे साथ कॉफ़ी पीना बंद कर दिया, मेरे साथ जाना बंद कर दिया। हमारे कैफेटेरिया होता था ऑफिस में, वो हम खाना खाने जाते थे तो वो नहीं जाता था। तो उसने फिर धीरे धीरे ये बात ऑफिस में पुट कर दी। तो वहाँ पे जो मेरे सर थे, मैंने उनको स्पेसिफिकली बोला था कि सर मैं दलित बैकग्राउंड से जो स्टोरीज आती हैं मैं उनको करूँगी, मैं उसका वॉइस ओवर करूँगी, मैं उसका कैमरा करूँगी। मैं अगर बाहर नहीं जा रही स्टोरी करने तो मैं स्टूडियो से करूँगी। तो जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने सवाल खड़े किए कि दलित स्टोरियाँ ही क्यों करनी है। मैंने कहा सर कोई उठा नहीं रहा है इन स्टोरीज को, उठा रहे हैं तो सिर्फ रेप की स्टोरियाँ, और उसमें भी आपके सवाल होते हैं कि पीड़ित से ही सवाल कीजिए और उससे पूछे कि मतलब उसका अनुभव क्या था। मतलब आपसे आपकी ही कम्युनिटी के लोगों को आपको टारगेट करना है। अच्छा, इस तरह का वो दबाव बनाते थे? फिर जब मैंने कहा कि सर मैं इस तरह की नहीं करूंगी, मैं और भी स्टोरीज हैं हमारे समाज की, मैं उनको लेकर आना चाहती हूँ। तो डायरेक्टली मना कोई नहीं करता था, बट ठीक है करेंगे, अभी ये कर लो करेंगे, अभी ये वाली स्टोरी इंपॉर्टेंट है फिर वो करेंगे। ऐसे ऐसे करते करते वो स्टोरियाँ नहीं आई। फिर धीरे धीरे उन्होंने वो मतलब मेरे को वहाँ से बंद कर दिया कि आप मतलब कैमरा नहीं करेंगी, आप वॉइस ओवर नहीं करेंगी और आप इन स्टोरी को नहीं करेंगे। फिर उन्होंने मुझे दिया सिर्फ फाइल पुट करना, मतलब कितनी स्टोरी आज कितना काम हुआ है। अच्छा, कितनी स्टोरी आज फाइल हुई है, कितने वॉइस ओवर हुए हैं, ये चीजें उन्होंने मुझे क्लैरिकल काम दे दिया कि लोग शीट बनाओ, जर्नलिज्म मत करो। और कास्ट रेसलर मेरे साथ ये वाला तो मतलब मेरे कॉलेज में हुआ था कि हम मेरे कॉलेज में, मैं जामिया से मैंने अपना जर्नलिज्म किया है, तो हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे। अब क्लास में नहीं थे हम लोग, ऑफिस मतलब उसके रूम के बाहर चबूतरे बने होते हैं, वहाँ बैठ के खाना खा रहे थे। तो मेरी फ्रेंड ने एकदम ऐसे जाते जाते, क्योंकि मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग खाना खाते, टाइम हो चुका था, तो उसने एकदम ऐसे कहा, एकदम ऐसे बोलते हुए गई कि क्या यार चमारों की तरह खाना खा रहे हो, और वो कह के निकल गई। तो जो मेरा साथी था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये जो स्टेटमेंट आया है, खाना चमारों का नहीं होता, खाना सबका होता है, और ये चमारों के खाने से क्या मतलब है। रोटी सब्जी मैं भी खा रही हूँ, रोटी सब्जी वो भी खाएगी। हम यहाँ बैठे इसलिए उसने स्टेटमेंट दिया है, या उसका क्या मतलब था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं यार छोड़, उसका कहने का मतलब ये नहीं था। मैंने उसको बोला देख, वो यहाँ आके माफ़ी मांगेगी ना, तभी मैं उसको छोड़ूंगी, नहीं तो तू सोच ले फिर। अच्छा। वो आई, उसने मेरे से माफ़ी मांगी कि, और माफी भी देखो कैसे मांगती है, अरे यार मेरा वो इंटेंशन नहीं था। That's very very common कि मेरा वो मतलब नहीं था, वो मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा ठीक है, अब तुम्हारे मुंह से निकला है ना, अब हम दिखाएंगे। क्योंकि हमने कई बार देखा कि कुछ पिछले दिनों सेलिब्रिटीज ने जैसे भंगी शब्द का या चोरी चमारी शब्द का इस्तेमाल किया, और फिर उन्होंने स्टेटमेंट में ये बोला कि हमको मालूम ही नहीं था कि चोरी चमारी कोई कास्ट स्लर है या भंगी कोई गाली होती है, ये कोई कम्युनिटी होती है। तो इतनी इनसेंसिटिविटी है उन लोगों में। कंजर शब्द, जैसे कंजर एक जाति है लेकिन उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही मतलब कास्टिस्ट लोग हैं, और आपके यार दोस्त, आपके क्लासमेट जब इस तरह का व्यवहार करें तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं आपकी व्यक्तिगत भी एक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगा कि कहाँ की रहने वाली हैं, परिवार में कौन है, बचपन कैसे बीता, थोड़ा संक्षिप्त में ही सही लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड मुझे बताइए, और जर्नलिज्म की तरफ कैसे रुझान रहा। मेरे फादर मतलब हम जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है वो यूपी से ही है। जेवर आपने सुना होगा, एयरपोर्ट बन रहा है, उसी के पास एक गांव है, वहाँ से मेरे फादर बिलोंग करते हैं। हमारी परवरिश जो हुई है वो बेसिकली दिल्ली से ही हुई है। अच्छा।
हमारा जन्म गवर्नमेंट अस्पताल में हुआ, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं। गुरु तेग बहादुर अस्पताल 4th क्लास के कर्मचारी थे मेरे पापा। तो मेरे पापा, हम 5 बहन भाई हैं। मेरे फादर घर में अकेले कमाने वाले थे। मेरे पापा ने कभी हमें ये नहीं कहा है कि मेरे 5 बच्चे हैं तो मैं इनको नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे पापा ने हमेशा कहा, अभी तक वो कहते हैं कि जितना तुम पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि मेरे पापा एक हार्डकोर अम्बेडकराइट है। तो उनको पता है कि शिक्षा का महत्व क्या है। बेशक मेरे पापा 10th उन्होंने जैसे तैसे की, उनका 4th क्लास में वो डार्क रूम असिस्टेंट की पोजीशन से रिटायर हुए हैं। तो उनको पता है कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, खास तौर से जब आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। क्योंकि उन्होंने सब झेला है, पता है सब। तो मेरे पापा के एक्सपीरियंस भी ऐसे रहे हैं। तो हमको 5 बहन भाइयों को पढ़ाया। हम सब ग्रेजुएशन लेवल तक, हम 5 बहन भाई पढ़े हैं। अच्छा, सारे भाई बहन ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़े हैं। बहुत बढ़िया। हमारे, क्योंकि मैंने कहा हमारे पापा को पता है और उन्होंने वो चीज़ हमें पुट की है कि क्या एजुकेशन का महत्व है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं, बिल्कुल उनको मतलब वो सिर्फ अपने साइन करती हैं, वो भी अब जाके वो सीखी है। क्योंकि फैमिली में 5 बच्चों को पालना, और पूरा आप गांव से बिलोंग करते तो आपके रिलेटिव भी उस तरीके से आते जाते रहे हैं। मम्मी नहीं, इतनी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है। मम्मी ने पूरा हम पे ही जोर दिया कि बच्चे अच्छे कर जाए। घर में सबकी शादी हो चुकी है, बस एक मेरा भाई बचा है। ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। स्कूली शिक्षा मेरी सरकारी स्कूल से हुई है। मेरे पापा ने कभी हमारा ऐसी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। अच्छा। स्कूल लेवल तक। उन्होंने कहा कि जब मुझे लगेगा कि तुम्हें इसकी जरूरत है तब मैं खुद जाके बनवाऊंगा। और मैंने स्कूल में ये चीज़ देखी है, क्योंकि मेरे साथ जो हम जिस गवर्नमेंट फ्लैट में रहते थे वहाँ पे कम्युनिटी के ही लोग थे, 4th क्लास के एम्प्लॉय। तो हम सब, कोई वाल्मीकि है, कोई मतलब चमारी है, कोई उधर से ही है, मतलब हमारे ही कास्ट के उसमें रहते थे। तो उन्होंने अपनी बच्चियों के बनवा रखे थे सर्टिफिकेट। तो मैं जब उनके साथ जाती थी उनकी क्लास में, तो वो जैसे मेरे को बोलते थे कि यार हमारा ना फीस नहीं ली जा रही है। अच्छा। हमारी फीस बहुत कम है, क्योंकि ऐसी स्टूडेंट्स की फीस या तो होती नहीं थी या बहुत कम होती थी। तो मैंने कहा यार हमें तो देनी पड़ती है। तो कहते तुम्हारे पापा ने ऐसी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। मैंने कहा अभी तक तो नहीं बनवाया। उन्होंने कहा कि अभी तक पढ़ सकते हो तो पढ़ो, जब लगेगा कि मैं तुम्हारी फीस या मतलब चीज़ें हैं उस हिसाब से तब मैं कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। हमने 12th कंप्लीट करी। फिर हम ग्रेजुएशन में, जब जामिया में मुझे एडमिशन लेना था, तब मैंने कहा कि मेरा अब मुझे ऐसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम कट ऑफ का वो था। तो मैंने अपने पापा से बोला कि मुझे चाहिए। तो मेरे पापा ने कहा ठीक है, 15 दिन में सर्टिफिकेट आ जाता है, मतलब आपके पास उसका नंबर आ जाता है। तो वो मैंने लिया, मेरे पापा ने बनवाया, वो मैंने जमा किया, मेरा एडमिशन हुआ। जब एडमिशन हो गया तो हमने लिस्ट देखी, तो उसमें 7 या 8 बच्चे कम्युनिटी से थे। अच्छा। ऐसे, तो उसमें मेरा नाम था। तो मेरे मम्मी पापा इतने खुश हुए कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया, क्योंकि हमारे घर वालों ने क्या सुना था, दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन जब मम्मी ने पापा ने सुना कि जामिया में हुआ है और ऊपर से पत्रकारिता कि उसमें हुआ है, बैचलर आप कर रहे हो, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने, मेरी मम्मी ने तो सबको बताया कि अरे मेरी लड़की पत्रकार बनेगी। मैंने कहा टीवी पे। मम्मी को वो था कि मेरी मम्मी को आज भी है कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ ना, नागपुर जा रही हूँ, दिल्ली से बाहर जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, मुंबई जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, वो पूरी गली में बताती है। अच्छा। कि आज मेरी लड़की वहाँ जा रही है। तो वो एक उनका वो खुशी जाहिर करने का। क्योंकि ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि हम सब लोग बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजरते हुए अपने पढ़ाई को पूरी कर पाते हैं या पहली नौकरी कर पाते हैं, और काफ़ी मुश्किल रहता है सफ़र। मतलब अभी बबीता जो बता रही हैं तो लग रहा है कि हाँ सब ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि पीछे कहानियाँ उतनी हसीन नहीं होती हैं जितनी कई बार बयां की जाती हैं। बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, और फिर कभी जब इस तरह के अनुभव आते हैं कि जातिवाद का सामना करना पड़े या इस तरह की बातें सुननी पड़े कि आप में मेरिट नहीं है, आरक्षण नहीं है, आपके काम पर सवाल उठाया जाए, आपकी जाति पर सवाल उठाया जाए, तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि आपकी यात्रा कैसी रही।
आपने जो कुछ मुख्य धारा के मीडिया हैं उनमें तो काम किया ही है, लेकिन द मूक नायक जो मीना कोटवाल ने शुरू किया था, उन्होंने ये दावा किया था कि हम अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करेंगे और बाबा साहेब की लेगेसी जो मूक नायक है उसी को उन्होंने अपना बनाते हुए द मूक नायक शुरू किया था। वहाँ भी आपने काम किया और कई रिपोर्ट्स मैंने देखी, वो दिल्ली नांगल केस वाला मामला हो, कई आपने बहुत शानदार रिपोर्ट्स की हैं। तो वहाँ कैसा अनुभव रहा? एक जो अपने आप को क्लेम करता है कि मैं अम्बेडकराइट मीडिया हूँ, द मूक नायक, वहाँ काम करने का अनुभव कैसा रहा? वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा मतलब जब तक मेरे ऊपर उस तरह का प्रेशर बिल्ट नहीं किया गया था कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है, मतलब उस एक्सपीरियंस को आप कैसे शेयर करेंगे। मेरे पास कॉल आता है कि मार्च के उसमें कि तुम्हें काम कर, मैंने सुना है तुम नौकरी ढूंढ रही हो, तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं कर लेती हो। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ। फिर मेरे पास सवाल आता है कि मैं सैलरी उतनी नहीं दे पाऊँगी। अच्छा। तो मैंने कहा यार देखो सैलरी का मैं बोल भी नहीं रही, क्योंकि मैं उस टाइम पे ओपरा मैंने छोड़ा था, और ओपरा छोड़ना मतलब ये था कि जो इंडिया और चाइना का चल रहा था, तो उस वजह से हमने छोड़ दिया था, क्योंकि वो इंडिया वेंचर बंद करने वाले थे, उससे पहले हमने छोड़ दिया। तो कुछ टाइम तक मैं जॉब ढूंढ रही थी, इंटरव्यू दे रही थी मिनिस्ट्री मीडिया के लिए, सब कुछ प्रोसेस में था, बट हो नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं वो कास्ट का मेरा मुझे दिख रहा था, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड की रिपोर्ट्स ऐसी थी। राइट। आप काम दिखाओगे तो दिखेगा, वो था। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ, और यहाँ तक हुआ कि आप हमारे साथ आ जाओ। तो यहाँ तक बात की मीना ने, लेकिन उसके साथ साथ बात कर रहा था उसका हस्बैंड। अच्छा। कि या मैंने तो तेरा काम देखा है और तू चीज़ें जानती है, तो आज अच्छा रहेगा। और वो हमेशा एक डायलॉग बोलते थे कि यार मीना के बाद ना तू ही है। अच्छा। मीना के बाद तू ही है, और तुम दोनों मिलके चलोगे ना तो देखना मतलब धमाल मचा दोगे। मतलब वो आपको एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन वो आपको उस तरह से चीजें पुट कर रहे हैं कि धमाल मचा दोगे, मीना के बाद तुम ही हो। तो मैंने कहा यार मीना के बाद क्या होता है, अगर वो रन कर रही है और मैं काम कर रही हूँ, तो ये क्या है मीना के बाद तुम ही हो। हाँ, मतलब आप इस तरह की तुलना नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, वो अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूंगी। तो हमने काम शुरू किया, दिल्ली कैंट हुआ उस टाइम पे, तो वहाँ पे रिपोर्ट मीना कर रही थी। तो उस दौरान फिर मैं जाके रिपोर्ट करने लगी। तो मीना बाद में आती थी, हम चले जाते थे मॉर्निंग में, तो रिपोर्ट करने लगी। मुझे याद है कि जब उस बच्ची की जो बची कुछ अस्थियाँ थी, उसका जब दाह संस्कार करने जा रहे थे, तो मैं और जो साथ में लड़का था हम लोग गए। तो हम मॉर्निंग पहुंच गए थे और हमें खबर मिल गई कि आज इसका होना है, तो हम सबसे पहले गए, हमने किया। तो मीना लेट हो गई उस दिन। अब मीना लेट हो गई तो उसने, एक प्रोफेसर थी हमारी कम्युनिटी से ही आती है वो, तो उनको ऐसे मतलब मैं खड़ी हूँ इधर और सब कुछ हमने रिकॉर्ड कर लिया, चल गया, हमारा एक्सक्लूसिव चल रहा है उस टाइम पे, क्योंकि उनके हस्बैंड घर से वो सारी चीजें कर रहे थे, टिकर विकर सब। राजा बाबू अग्निहोत्री उसको मॉनिटर कर रहे थे। मीना क्योंकि उनकी सिस्टर का घर वहीं पास में था, तो वो उधर रह रही थी कि इस इलाके में रिपोर्ट करने में इजी रहे। तो राजा जो है वो घर से उसको ऑपरेट करते हैं। उस टाइम पे वो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे थे, वो शायद न्यूज़ 18 में ही सोशल मीडिया हेड बने हुए थे। तो वो दोनों चीज़ें कर रहे थे। तो हम रिपोर्ट मुझे डायरेक्ट राजा को देनी होती थी, मीना को ना देकर। ये पहली बार मतलब धीरे धीरे वहाँ से पुट होना शुरू हुआ। तो मीना ने उन प्रोफेसर को बोला कि उन्होंने बोला कि यार ये बहुत अच्छा हुआ आप लोगों ने इसको कवर किया। तो एकदम से बोलते हैं नहीं, मतलब मैं इतने दिन से मेहनत कर रही हूँ और मेरे को आज के दिन ये रिपोर्ट करनी थी और आज ही के दिन मैं नहीं कर पाई। मतलब उन्होंने आप तो उन्हीं की टीम में मैं अपना नाम तो नहीं चमका रही हूँ ना, उनके चैनल का नाम ऊपर लेकर आ रही हूँ, लेकिन उन्होंने ये बात बोली। तो वो मैं सामने खड़े, मेरे को इतना अजीब लगा ना कि यार मतलब आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं हूं तो मेरी टीम तो है यहाँ पे। और टीम में भी कौन है, एक दूसरी लड़की जो कम्युनिटी से आती है, राइट, वो आपके काम को आगे बढ़ा रही है अगर आप नहीं कर रही हैं तो। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे ये करना था और
मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाई इसको। ये आपके कुछ अनुभव आपने ट्विटर पर साझा किए थे, उसमें से कई सवाल हमारे दर्शक भी पूछना चाह रहे थे उस पर। एक तो सवाल ये कि जब जैसे मूक नायक शुरू हुआ तो सबको यही बताया गया कि मीना कोटवाल का चेहरा है और उन्होंने अपने आप को दलित पत्रकार, महिला पत्रकार के तौर पे पेश किया, जो कि बाद में पता चला कि वो दलित भी नहीं है। उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया है। जब सामने अब बात आई थी तो उनके नाम से ही वो चला था, लेकिन आप कह रहे हैं कि पीछे से, पर्दे के पीछे से राजा बाबू अग्निहोत्री वही ऑपरेट कर रहे थे, तो शुरुआत से ही वो जुड़े हुए थे मूक नायक के साथ में? वो शुरुआत से ही जुड़े हुए थे। मेरे पास जो फर्स्ट कॉल आया था जॉय के कि तू काम करेगी मेरे साथ, तो मीना ने सिर्फ 3 या 4 लाइनें बोली होंगी, उसके बाद पूरा बैकग्राउंड राजा ने मुझे समझाया कि कैसे काम करना है। हमारी जितनी मीटिंग्स होती थी उसमें राजा अवेलेबल होता था, मीना कम बोलती थी, राजा पूरी टीम को हैंडल करता था कि तुम ये करोगे, ऐसा करना, ऐसा करना। और उनका एक हमेशा एक थंबनेल था कि इसको तो मीना अकेले चला रही है, तुम समझते हो ना, मीना इसको अकेले रन कर रही है, मीना के कंधों पे कितना, ये ऐसे कुछ उसके उनके टिकर रहे हैं जो वो हमेशा टीम को पुश करते थे कि तुम तो जानते हो ना कैसे। लेकिन बैकग्राउंड में हमेशा राजा ही रहता था। अगर मुझे कभी रिपोर्ट देनी होती थी और मीना, जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि राजा ने हेडलाइन लिखी है, राजा ने पूरी खबर वेरीफाई करवाई है, मैं कॉपी लिख रही हूँ तो राजा उसको देख रहा है, पब्लिश राजा ही करता था, वेबसाइट से लेकर यूट्यूब पे पूरा का पूरा राजा बाबू अग्निहोत्री ही देख रहा था, सिर्फ नाम मीना का चल रहा है। और ये कहानी आज भी है। मतलब एक दलित का चेहरा दिखा के ब्राह्मण पीछे से ऑपरेट कर रहा है, यही है, आज भी यही है। और वो तो दलित होने पे भी सवाल है। आपने जो ट्विटर पर जो चीज़ें लिखी थी, अनुभव लिखे थे, उसमें आपने बोला कि जब मैं अपनी रिपोर्ट की शुरुआत में जय भीम बोलती थी कि जय भीम, स्वागत है आपका द मूक नायक पर, तो आपको कहा गया कि जय भीम मत बोलिए क्योंकि हमारे सवर्ण मित्र नाराज़ हो जाएंगे। क्या ये सच अनुभव है? आपने जो साझा किया, क्या कुछ हुआ था? बात हुई थी कि कोविड चल रहा था, घर से रिपोर्ट करनी थी, फील्ड पे आप जा नहीं सकते थे, तो ऐसे मतलब मैंने मतलब ऐसे साझा किया कि किस तरह से शुरुआत की जाए कि अपने दर्शकों को अपनी तरफ मतलब लाने के लिए। तो ऐसे बात चली, तो मैंने कहा मैं ऐसे बोलती हूँ, जय भीम, जय संविधान साथियों, मैं हूँ बबीता गौतम और आप देख रहे हैं कि ठीक है करते हैं। तो कई रिपोर्ट्स मेरी इसी से शुरुआत हुई जब मैं घर से काम कर रही थी। तो मेरे पास एक दिन कॉल आता है कि यार तू मतलब इसको ऐसे मत बोला कर, डायरेक्ट हेलो बोल दे, अपना नाम प्रेजेंट कर दे या सीधा खबर सुना दे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कि यार वो मतलब हमारे कुछ दोस्त हैं जो सवर्ण हैं, वो कहते हैं कि यार हम भी तुम्हारा चैनल देखते तो हमें अजीब लगता है। जय भीम को सुनने में क्या अजीब लगता है? हाँ। मैंने यही बोला, मैंने कहा यार उनको अजीब लग रहा है, मतलब क्यों? कहते यार समझा कर ना, मतलब मैंने कहा मैं क्या समझूं? फिर राजा ने कहा कि नहीं यार, वो उन्होंने बोला है कि हम तुम्हारे चैनल को देखते हैं और हमें अजीब लगता है कि जब ऐसे मतलब, तो अब आप किसी के लिए काम कर रहे हो और वो आपको बोल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है यार, जब तुम्हें किसी चीज से आपत्ति नहीं है, मैं तो आपके लिए एक एज ए एम्प्लॉय काम कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन ये सवाल तो पूछा होगा कि भाई बाबा साहब का ही पहला अखबार, उसी का नाम आपने लिया है और वहाँ बाबा साहब का नाम भी नहीं ले सकते, जय भीम भी नहीं बोल सकते। मैंने ये पूछा था कि मतलब क्यों, मतलब उनके कहने से ही क्यों? कहते यार समझा करना। मैंने कहा ठीक है यार, मैं उस बहस में फिर पढ़ना ही नहीं चाहती थी। जब जिन्होंने नाम से ही रखा है और उन्हीं को ही कोई आपत्ति नहीं है, फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी, मैंने तुमसे सवाल पूछा, तुमने नहीं बताया, और फिर तुमसे ज़्यादा तुम्हारे हस्बैंड ने कहा कि यार नहीं ना, देख मतलब मत कर इसको ऐसा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब ये आपके आरोप ट्विटर पर आए तो मीना और उसकी टीम के काफ़ी लोगों ने ट्विटर पर शेयर किया और कुछ क्लिप्स भी साझा किए और ये कहा कि बबीता तो अपने वीडियो में ही जय भीम नहीं बोलती है, वो झूठ बोल रही है। अब आपको कहीं ना कहीं टारगेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब मैं ये चीज़ हमारी पहले डिस्कस हो चुकी थी कि हम किस तरह से बात करेंगे, क्योंकि हम कोविड के दौर पे थे, हम नहीं जा रहे थे। अब मैं अपना चैनल रन कर रही हूँ, मेरे को तो आपने मना किया है ना, यहाँ मैं अपनी खुद की मालकिन हूँ, यहाँ मैं अपने जवाब खुद दूंगी।
आप आइए ढंग से पूछिए। लेकिन आप मेरे को इस तरह से बोलेंगे कि नहीं यार मेरे श्रवण मित्र वो देखते हैं चैनल, वो थोड़ा सा उनको लग रहा है अजीब, तो मैं उस चीज़ के लिए नहीं हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप जवाब दे दीजिए। पहले आप उस चीज़ का तो जवाब दीजिए ना, तभी तो मैं दूसरे आपके सवाल का जवाब दूंगी। यानी जो आपका पहला आरोप है उसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपके फिर आप मेरे से बात कीजिए। अब जो आपने ट्विटर पर साझा किया उसी में एक घटना का आपने जिक्र किया था कि जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के एक प्रदर्शन को कवर करते हुए आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने आपके साथ बदसलूकी की और आपको लिंच करने का, आपको परेशान करने की कोशिश की गई, वहाँ पर आपको परेशान किया गया। उस दौरान आपने लिखा है कि मैंने राजा को और मीना को इसकी सूचना दी कि मेरे साथ इस तरह की बदतमीज़ी हुई है, लेकिन उनका जवाब परेशान करने वाला था। वो क्या घटना थी? अगर मैं मानता हूँ कि उसको याद करना आपके लिए बिल्कुल तकलीफ़देह होगा, उस समय आप जिन हालातों से गुजरी होंगी, लेकिन फिर भी अगर आप कंफर्टेबल हो बता पाएँ हमको। मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो चीज़ याद करके। रोज़गार संसद था आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से, तो उस दौरान 2 प्रोग्राम थे जो लाइनअप थे। ये प्रोग्राम करके सीमा कुशवाहा का एक प्रोग्राम था, मुझे वहाँ पे भी जाना था। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो प्रोग्राम था वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे सवाल जवाब चल रहे थे। तो एक सवाल था शराबबंदी को लेकर, उस टाइम पे स्कीम निकली थी, तो हम ऐसे ही सवाल कर रहे थे। तो वहाँ पे एकदम भीड़ ने मुझे घेर लिया और मैं मतलब बाइट कर रही हूँ, लेकिन एकदम भीड़ में से एक लड़का आता है और ऐसे ऐसे बाजू चढ़ा के मुझे मारने के लिए आता है। तो वो रिकॉर्ड है, वो वीडियो में है वो चीज़। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, वहाँ पे मुझे टारगेट किया गया। मैंने मफलर डाला हुआ, शॉल डाला हुआ था कि आप एक स्पेसिफिक पार्टी को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, आप इस तरह के सवाल नहीं कर सकती। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई और साहिल मेरे साथ थे क्योंकि वो भी उस प्रोग्राम को कवर कर रहे थे। तो साहिल ने देखा कि एकदम भीड़ आ गई है, तो वो मेरा कैमरा उन्होंने मोबाइल पकड़ लिया और मैं माइक लेके बाइट कर रही थी। तो जब उन्होंने देखा कि वो भीड़ में से लड़का एकदम बाजू चढ़ाते हुए, तो साहिल ने ऐसे कहा कि रुक जा। तो मैंने कहा कि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारी क्या प्रॉब्लम क्या है, मैं सवाल ही तो पूछ रही हूँ, जवाब देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। तो वो एकदम से भीड़ और गुस्से में आ गई, तो हम लोग निकल गए। जैसे तैसे हम लोग भीड़ में से निकले। वो लड़के हमारा पीछा करते हुए बहुत दूर तक आए। मैंने ये बात मीना को फ़ोन करा, मीना ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने राजा को कॉल किया, मैंने कहा राजा ऐसे ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट हो गया है और मेरे हाथ पैर बहुत काँप रहे हैं, मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं कहीं और रिपोर्ट कर सकूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो राजा का जवाब आता है और वो बहुत मतलब ऐसा था कि मैं अगर वो मेरे सामने होता ना, मैं उससे मतलब ऐसे कहती कि एक बार जाके करके आओ रिपोर्ट। उसने कहा अरे जल्दी जल्दी मेरे को क्लिप भेज, मैं तेरे को स्टार बनाता हूँ। स्टार बनाता हूँ? स्टार बनाता हूँ, देख तेरे को वायरल करवाता हूँ। मैंने कहा यार स्टार? कहते तो मेरे को भेज जल्दी भेज, मैं देख तेरे को कैसे उसमें बनाता हूँ कि कैसे आम आदमी पार्टी के गुंडों ने महिला पत्रकार, दलित महिला को। मैंने कहा ठीक है। ये उनका जवाब था? ये उनका जवाब। कोई हमदर्दी नहीं कि आपके साथ जो हुआ है वो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस डालें कि आप घबराओ मत, हम साथ में हैं, इस तरह की कोई भाषा नहीं थी? मैं राजा से उम्मीद भी नहीं कर रही थी, मैं उम्मीद मीना से कर रही थी और मीना ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। और ये बात स्पीकर पे हो रही है और मैं तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या रिएक्शन दूँ। तो मतलब साहिल जो अभी मतलब उस टाइम पे थे, अब उन्होंने बोला कि यार क्या मतलब क्या है ये इंसान, इसको ये नहीं दिख रहा कि एक लड़की उस भीड़ से निकल कर आई है जो कुछ भी कर सकती थी। और उस भीड़ ने दारू पी हुई थी, शराब जिसको कहते हैं। उस भीड़ में इतने लोगों ने शराब पी रहे, वो लड़के थे सारे। और वहां से हम निकल के, और मैं ऐसे कांप रही थी, वो मुझे ऐसे कंसोल कर रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है सब ठीक है। मीना ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया था। राजा को बताया तो उनका स्टेटमेंट ये था कि मैं तुम्हें वायरल कराता हूँ, स्टार बनाता हूँ, देखो जल्दी जल्दी भेजो। फिर मेरे पास मीना का कॉल आता है 2-2.5 घंटे बाद कि यार मैंने तेरे को बोला था कि सीमा कुशवाहा का प्रोग्राम है, तेरे को वहाँ जाना था। मैंने कहा मीना तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है? कहती हाँ मुझे पता चला, लेकिन यार वो प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट है। अरे मतलब उसको पता चलने के बाद भी आपको
कंसोल करने के लिए, समझाने के बस लिए? उन्होंने बोला तू ठीक है ना, मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। और ये एक महिला पत्रकार दूसरी महिला पत्रकार को कह रही है? मुझे याद है जब वो आपके लिए काम कर रही थी, जब भीड़ ने उनको पकड़ा था, तो मतलब भीड़ जो उनके साथ वो थी, तो उनका क्या रिएक्शन था और आपका क्या रिएक्शन था? लेकिन वो चीज़ जब मेरे साथ हुई तो ये बिल्कुल बिहार चुनाव में जब मीना हमारे साथ थी तो हमने उनको भेजा, तो वो प्रधानमंत्री की रैली कवर करने गई और वहाँ उनके साथ बदतमीज़ी हुई, जिसके विजुअल्स और बाकी चीज़ें हुए। और मीना ने हमें फ़ोन करके बताया, वो काफ़ी डरी हुई थी उस समय, और उन्होंने कहा कि मेरे साथ इस तरह की वारदात हुई है और ये मुझे लिंच करने की कोशिश की गई है। तो शुरुआत में तो सबसे पहले हमने उन्हें समझाया कि आप घबराएं मत, हम साथ में हैं। और हमने तुरंत वहाँ के ज़िले के एसपी को फ़ोन किया, लोकल टीम को फ़ोन किया, और एसपी लेवल तक हम लोगों ने बात पहुँचा के ट्विटर पे कैंपेन शुरू किया कि हमारे पत्रकार के साथ ये हुआ है। हम लोगों ने उसका ऑडियो जो था उसको शेयर किया और काफ़ी हम लोगों ने कोशिश की। और फाइनली ये हुआ कि अगले कुछ मिनट्स में बिहार पुलिस का हमारे पास रिप्लाई आ गया। बिहार पुलिस के जो एसपी हैं वो वहाँ पहुँच गए वेन्यू पे जहाँ पे वो रैली थी, तो हमें इमीडिएट उन तक मदद पहुँचाने में हम कामयाब हुए। एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हुए जब आप कोई काम करते हैं तो ये तो हमारी बेसिक जिम्मेदारी है कि हम अपने एम्प्लॉय को, हमारे पार्टनर को, हमारे साथी को जो हमारे साथ काम कर रहा है, अगर वो इस परेशानी से गुजरा है तो हम उसका साथ दें। उसका क्लिप वायरल करके स्टार बनाने का क्या मतलब है? ये तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे हमने बोला कि यार मतलब अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट राजेंद्र पाल गौतम जो उस टाइम पे मंत्री थे, सामाजिक कल्याण मंत्री, मैंने कहा कि उनको टैग जरूर करना, और उनसे अगर आपकी बातचीत है तो फोन करके बोलो कि सर ऐसा ऐसा आपकी पार्टी के लोगों ने किया। हाँ, आपकी पार्टी के लोगों ने किया है। तो राजा ने बोला कि यार हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कि यार मीना के ना उनसे अच्छे संबंध है, उनसे अच्छी बातचीत है, तो हम उनको नहीं कहते। मैंने कहा यार तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें समझ में आता है? मैंने ये नहीं बोला कि तुम सीधा उनसे सवाल करो, मैंने कहा तुम उनको टैग करो, तुम्हारे पास नंबर है, तुम उनसे बात करो, एटलीस्ट बात तो करो। नथिंग, कुछ नहीं हुआ। मेरे को बोला गया कि वो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, वो जाके कवर करो। वो रानी झांसी रोड पे था, मैं गई रोती हुई। मेरे को बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं पूरे ट्रैवल में रोती रही कि यार मैं किन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। मतलब मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि मीना मेरे साथ ये चीज़ें करेगी, क्योंकि जब खुद उनके साथ हुआ तो हम लोग पूरे सपोर्ट में खड़े थे। फिर मेरे लिए एक हैशटैग चलाया गया जब मैं वो खबर करके आई सीमा कुशवाहा की। शाम को मेरा फ़ोन ऑफ हो गया तो साहिल के पास फ़ोन आता है कि बबीता का फ़ोन ऑफ जा रहा है, वो तुम्हारे साथ है, ठीक तो है ना? तो साहिल ने कहा कि लो बात करो। तो मैंने कहा कि फिर उधर से फ़ोन है कि यार तेरा फ़ोन, मैंने कहा हाँ फ़ोन ऑफ हो गया, चार्जर में लाई नहीं और पावर बैंक मेरे पास था नहीं। तो कहती वो खबर हो गया। मैंने कहा हो गया, मैंने भेज दिया, मेरे पास है, कुछ और भेजनी है। कहती यार मैं उस टाइम पे नींद में थी और मैं ये चीज़ें नहीं कर पाई। फिर राजा का जवाब आता है कि यार सॉरी, हम तेरे को ना उस तरह से वायरल नहीं कर पाए, तेरे को उस तरह से शेयर नहीं कर पाए जिस तरह से हमने मीना को किया था। एक्चुअली हमारी ना बस है राजस्थान की, तो हम उस पैकिंग में लगे हुए थे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, तुम अपना ध्यान से जाना है। मैंने फ़ोन काट दिया। तब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैंने सोचा था कि मैं छोड़ दूंगी। वो टाइम मैंने सोचा था कि मैं छोड़ दूंगी, मैं घर में बैठी रहूँगी, खाली कॉल सेंटर में जॉब कर लूँगी, लेकिन मैं छोड़ दूँगी, मैं नहीं करूँगी। फिर मेरे लिए हैशटैग चलाया गया। फिर साहिल जो दलित डेस्क चलाते थे उन्होंने स्पेस रखा। स्पेस में मेरे मुद्दों को लेकर बात होनी थी, तो उधर से मतलब मेरी टीम ने तो ये भी नहीं सोचा जिसके लिए मैं काम कर रही थी कि एक स्पेस रखा जाए। उसको एटलीस्ट आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज किया जाए कि आप किस तरह से महिला पत्रकारों के साथ पेश आते हैं। अब वहाँ से स्पेस हुआ। फिर उनका कॉल आया कि यार हमें भी हम स्पेस रखना है, कोलैब कर लेते हैं। अब कोलैब में देखिए क्या चीज़ें हो रही है। मीना नहीं बोल रही है, राजा बोल रहा है और कह रहा है कि यार साहिल भाई मैं खाना खा रहा हूँ, आप करो, मैं आता हूँ, बीच में ज्वाइन करता हूँ। यार तुम इतने सेंसिटिव टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तुम ये चीज़ बाद में बोल सकते हो। जब तुम्हें पता है कि स्पेस का टाइम शुरू हो रहा है, जब तुम्हें पता है टॉपिक का डिस्कशन हो रहा है, तुम ये चीज़ें मत करो ना।
उस टाइम पे बहुत क्रिटिसाइज किया गया। फिर वहाँ पे भी वही उनका वो कि तुम लोग चाहते नहीं एक दलित महिला पत्रकार ऊपर बढ़े, तो मीना का टैगलाइन रहा है। ये चीज़ हुई तो मतलब जितने स्पेस में थे उन लोगों ने मेरे को पर्सनली बोला कि यार जब ये चीज़ अपने ऊपर आती है तो बहुत सही है, जब वही चीज़ एक दूसरी दलित महिला पत्रकार के ऊपर आ रही तो वो सवाल क्यों नहीं उठते हैं। और ये उसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस है जो खुद को दलित मीडिया या अम्बेडकरवादी मीडिया के तौर पे पेश करता है। आपके ट्वीट में एक जगह आपने लिखा है कि जब मैं किसी स्टोरी पर डिस्कस करती थी या उसके बारे में कोई बात करती थी तो अक्सर मुझे ज्ञान दिया जाता था राजा की तरफ से कि तुमको कुछ आता नहीं है, इस तरह से करो, या इस चीज़ को इस तरह से ही किया जा सकता है। मेरिट पर सवाल उठाना हम इसको कहते हैं कि जो सवर्णाफिकेशन है कि जब तक उसको हर काम को सवर्ण एक्सप्लेन नहीं कर देता है, रेक्टिफाई नहीं कर देता है, तो उसको माना नहीं जाता कि ये काम वाकई में बड़ा है। तो ये आदत हम लोग काफ़ी सवर्णों में देखते हैं कि बहुत बार हमको सिखाते हैं कि भंगी कैसे रहते हैं, चमार कैसे रहते हैं, ये तो ऐसे होते हैं, वो सिखाने की कोशिश करते हैं। ये क्या अनुभव था, कुछ बता पाएँ कि क्या डिस्कशन बातचीत हुई थी? ये फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ, दिल्ली कैंट की बात है। तो वो जो राजा और मीना शूट कर रहे थे, साहिल शूट कर रहे थे, मैं भी शूट कर रही थी। तो साहिल और राजा का इंटरेक्शन हुआ। तो राजा साहिल को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई देखिए ना, वाल्मीकि कम्युनिटी साथ कूड़ा बीनते हैं और ये ऐसे ऐसे हैं। तो मीना कहती कि तुम साहिल को क्या बता रहे हो, वो खुद वाल्मीकि कम्युनिटी से आता है। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये एक्सप्लेनेशन देखो कौन दे रहा है, कौन हमें बता रहा है कि ये किस कम्युनिटी से आता है। ब्राह्मण एक वाल्मीकि को बता रहा है कि वाल्मीकि क्या परेशानी में है, हाँ, कि वो कूड़ा बीनते हैं, उनकी फाइनेंशियली कंडीशन क्या है। वो एक एक्सपीरियंस था। दूसरा, जब मैं कोई स्टोरी करती थी तो जनरली क्या होता था कि मैं हेडलाइन स्टोरी करके, मैं हेडलाइन या मैं वीडियो स्टोरी कर रही हूँ तो मैं हेडलाइन के लिए मीना को बोलती थी कि ये मैं हेडलाइन देना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कुछ चेंज करना है तो तुम मुझे बता दो। तो जनरली मीना बोलती थी यार राजा से पूछ ले, मैं अभी ये काम कर रही हूँ, यार तू अभी राजा से पूछ ले, मैं बाहर आई हुई हूँ, या राजा से पूछ ले यार वो लैपटॉप पे बैठा है, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। अच्छा। ये मीना बोलती थी। तो मैंने कहा यार ठीक है, तो तुम बिजी हो तो मैं फिर, क्योंकि मुझे पता है एंड ऑफ द डे राजा के पास ही जाना है। तो राजा मूक नायक का असली बॉस है, असली बॉस कह सकते हैं आप उसे, वो को फाउंडर नहीं बॉस ही है। तो राजा से फिर मैं बोलती थी कि राजा ये मैंने हेडलाइन भेजी है, आप एक बार देख लो, अगर मतलब मेरे हिसाब से तो एकदम परफेक्ट है। राजा कहते ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मेरे को 10 मिनट दे, मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर रहा हूँ। मैंने कहा राजा स्टोरी इंपॉर्टेंट है यार, अभी जानी चाहिए, मेरे को 10 मिनट दे, मैं जरा ऑफिस का काम कर रहा हूँ। फिर वो उसमें चेंजेस करके वो भेजते थे। तो मैंने कहा मेरे को मत भेजना, तुम सीधा पब्लिश कर देना, क्योंकि मेरे पास राइट नहीं थे कि मैं उसको पब्लिश कर सकूं। अच्छा। पब्लिश का राइट सिर्फ राजा और मीना के पास था, जो कि राजा के पास ही था। यूट्यूब पे हो या स्टोरी हो, मतलब वेबसाइट पे हो, किसी चीज़ पे भी हो। इनफैक्ट ट्विटर पे भी राजा ही ट्वीट करता था। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है सब पे राजा ही काम करता था, क्योंकि वो सोशल मीडिया संभालता था, उसकी एक्सपर्टीज है हाँ उस चीज़ में। तो मुझे कहीं ना कहीं राजा से ही कोऑर्डिनेट करना पड़ता था। मीना तो मतलब उसके पास ये रहता था कि यार अभी मैं ये काम कर रही हूँ, यार अभी मैं सो रही हूँ, अभी मैं ये कर रही हूँ, तो राजा को भेज दे। राजा को ज़्यादा अच्छे से पता है, वो एक्सप्लेन कर देगा। तो यहाँ से होता था कोई स्टोरी लिखी है मैंने, राजा उसको एडिट कर रहा है, कोई हेडलाइन दी है, राजा उसको एडिट कर रहा है। तो जब सारा काम राजा को ही करना तो मैं तुझे क्यों रिपोर्ट करूंगी, मैं सीधा राजा को रिपोर्ट ना करूं। और फिर मैं करूं भी क्यों, क्योंकि मेरे को ये बोला जाता था कि यार तुम्हें तो पता है हम कितने अम्बेडकरवादी है, मानवतावादी है। वो चीज़ हमें बताई जा रही थी। मतलब आपके अम्बेडकरवाद पे सवाल है, यार हम तो अम्बेडकरवादी हैं और तुम तो जानती हो कि सब मीना ही चला रही अकेले, और हम तो मानवतावादी हैं। ये चीज़ें हमें बोली गई। मैंने कहा ठीक है राजा, मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ। मैंने बोली ये बात उनको कि राजा मुझे मत सिखाओ, मैं मेरा पूरा बचपन अम्बेडकराइट में ही मैंने जिया है। तुम तो नए नए बने हो। हाँ, मतलब हम अपने पापा के साथ टेम्पो होता था, उसमें बैठ के 14 अप्रैल को मनाने, सेलिब्रेट करने गए हैं धूप में। तुम कभी गए हो?
एक बार देखो तो सही क्या होता है अपना अम्बेडकराइट। और तुम हमें दे रहे हो कि हम तो मानवतावादी, हम तो अम्बेडकरवादी है, तुम तो जानती हो। मैंने कहा हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कल्चर ही वही रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ें, मतलब वो एक एक्सपीरियंस था, फिर उस तरह के बहुत एक्सपीरियंस हुए। ये इस तरह के एक्सपीरियंस जब आप देख रही हैं, तो मुझे जहाँ तक जानकारी है, आप और मीना राजा, आप लोग क्लासमेट्स भी रहे हैं, जामिया में आपने ग्रेजुएशन साथ में की है। तो मतलब ऑफिस का बॉस कह लीजिए कि एक एम्प्लॉय और बॉस के बीच का कन्वर्सेशन अलग तरह से होता है। एक दोस्ताना रिश्ता भी रहा होगा आपके बीच में, और आपके दोस्त जब इस तरह से बातें कर रहे थे तो उस समय भी कुछ जहन में था कि यार दोस्त हैं, इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है? मैंने जब शुरुआत की थी तो हमें, मतलब राजा ने ये बोला था कि यार तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, तो दोस्त की तरह ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो मैंने कहा बिल्कुल यार, इसमें तो कोई वो नहीं है, बॉस सबके लिए होंगी, लेकिन अगर मैं काम करूँ बॉस मेरे लिए भी। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो बॉस, लेडी बॉस जो है वो इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। मतलब मैं तो एक दोस्ती यारी में काम कर रही थी, ठीक है आप मुझे सैलरी दे रहे हो, लेकिन आप मेरे से काम भी ले रहे हो। मैं रात को 9-9, 10-10 बजे तक आपको रिपोर्ट दे रही हूँ, सुबह 9 बजे के बाद। मुझे याद है मेरे पापा की रिटायरमेंट पे भी वो मुझसे काम करवाना चाह रही थी, जबकि मैंने बोला था कि मेरे पापा की रिटायरमेंट है, मुझे छुट्टी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि यार एक वॉइस ओवर कर दे। तो मैंने कहा मीना मेरे पास लिखा हुआ है, मैं लिख दूंगी, तुम कर दो, क्योंकि मेरे यहाँ पे साउंड बज रहा है, नहीं हो पाएगा। मीना कहती कि यार 5 मिनट के लिए उनको ऑफ करवा देना, तू कहीं किसी के घर पे जाके कर ले। मैंने कहा यार ये चीज़ तू कर दे। तो वो कहती है कि यार मुझे नहीं आता वॉइस ओवर कैसे होता है, और अगर सारा काम मुझे ही करना है तो मैंने टीम क्यों हायर की है। मैंने कहा यार ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी तुझे। तब टीम हायर की है तो क्या, एक सिर्फ वॉइस ओवर ही तो करना है, एडिट तो एडिटर कर देगा। मेरे घर पे साउंड बजा वरना मैं कर देती, चाहे ऑफ हो चाहे ना हो। लेकिन उनका स्टेटमेंट था, और ऐसे कई स्टेटमेंट आए हैं जहाँ पे मेरे को ये चीज़ें बोली गई है कि मेरे को रात को 9 बजे बोला गया है कि एक प्रोफेसर से बात करो, मुझे अभी चाहिए, अभी बात कर। मैंने कहा यार, मैंने उसको बोला कि उस प्रोफेसर को टेक्निकल चीज़ें नहीं आती हैं, मेरे को आते, तुझे आती, उसको नहीं आती है। मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ रात को 9 बजे? कहती मुझे नहीं पता, चाहिए मुझे। मैंने कहा नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तुम्हें करना तुम कर सकती हो। जिस इंसान को टेक्निकल चीज़ें नहीं आती उसको समझाने में आप कितने घंटे लगेंगे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो सामने से मना कर रहा है कि मुझे टेक्निकल चीज़ें नहीं आती है। अगर आपके सवाल है आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। उसने कहा कि नहीं अभी चाहिए। मैंने कहा अभी नहीं हो सकता, सॉरी टाइम हो गया, 9 से ऊपर हो गया, मैं नहीं कर सकती काम। और ये प्रेशर बहुत बार बिल्ड किया गया। एक टाइम तो ऐसा आ गया कि मैं, मतलब एक मेंटल ट्रॉमा में जी रही थी। मैं खबरें गलत लिख रही थी, मैं वीडियो स्टोरी में ठीक से बोल नहीं पा रही थी, मेरे हाथ पैर कांपते थे काम करने में, कि कहीं मेरे से गलत हो गया तो फिर मीना बोलेगी कि यार तूने ये कर दिया, तूने ऐसा कर दिया। क्योंकि उस तरह का प्रेशर बिल्ड हो चुका था दोनों की तरफ से। मैं बाहर जाती थी, मैं सोचती थी कि यार मैं रिपोर्ट करूंगी और मैं कहीं गलत हो गई तो फिर मेरे को बोला जाएगा कि यार तुमने ये क्या रिपोर्ट की है। और मीना ने मेरे से डायरेक्ट बात ना करके, मेरे 2 दोस्त थे अच्छे, उनको बोला कि यार बबीता को समझाओ वो क्या कर रही है, उसका काम में ध्यान नहीं है, उसको बोलो वो काम पे ध्यान देगी। तो ये तो आपका एक तरीके का ह्यूमिलिएशन है, आप किसी को इस तरह से और कहेंगे। उनका मेरे काम से कोई लेना देना नहीं, ठीक है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल सब चीज़। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो उनको फ़ोन करके बोलेगी कि यार बबीता को समझाओ कि वो काम पे ध्यान नहीं है उसका। फिर मैंने उनको बोला यार कि तुम्हें फ़ोन करने का मतलब नहीं बनता था, अगर उसको बात करनी थी वो मुझसे डायरेक्ट बात करती। एक बार हमारा ऐसी झगड़ा हो गया काम को लेकर, तो मीना ने मेरा फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे। राजा ने मुझे फ़ोन करके बोला कि यार तुम अगर ऐसे लड़ोगे तो कैसे चलेगा। मैंने कहा यार गलती एक तरफ से नहीं होती है, गलती दोनों तरफ से है, तू मुझे कंसोल करा उधर से भी कर। तो कुल मिला के बबीता का मुख्य धारा और जो कथित तौर पर बहुजन मीडिया अपने आप को बताते हैं, वहाँ के इनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे। लेकिन हमें दूसरे पक्ष की भी बात करनी चाहिए जब हम बात कर रहे हैं मीना और उनकी टीम के बारे में।
आपके जितने भी आरोप आए, आपने एक सिलसिलेवार ढंग से पूरा एक ट्विटर थ्रेड लिखा जिसमें एक एक बात के बारे में आपने बताया है कि कैसे अनुभव रहे। उसमें उनकी तरफ से भी कुछ जवाब आए हैं, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले एक और सवाल है मेरे पास में कि खबरों के चयन में कई बार हम लोगों को जब मैं टीवी चैनलों में काम करता था तो जैसे हमको बोला गया था कि नोटबंदी में जो ऐसी परेशान करने वाली तस्वीरें हैं कि जनता परेशान है, ऐसी खबरें आ रही हैं, वो खबरें टीवी पे मत दिखाना, उस पर खबरें मत करना। हमको एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे और बहुत बार खबरों पे रोक दिया जाता था कि फला आदमी की खबर नहीं करनी है, ये वाली खबर नहीं करनी है। दलितों के मसलों पर तो बहुत बार ऐसा होता था। आपने लिखा था कि मैंने जब मूकनायक में बहन जी यानी मायावती जी के ऊपर खबर करना चाहिए तो मुझे रोक दिया गया। तो क्या आपको मायावती जी के ऊपर खबर करने से मूकनायक ने रोका था? बिल्कुल। मैंने उनको बताया था कि स्टोरी है, और क्योंकि उस टाइम पे पुराने ट्वीट्स जो बहन जी के लिए वायरल हो रहे थे, उन पे उनके कलर को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर उनको दी गई थी, ऐसे मजाक उड़ाया और उसमें बॉलीवुड से रिलेटेड पॉलिटिकल जो भी कमेंट सब थे। मैंने पूरा एक स्टोरी लिखा। स्टोरी लिखने के बाद मेरे को शेयर करना होता था कि ये स्टोरी लाइनअप है, मेरे को ये पढ़ना है। मैंने भेजा तो राजा और मीना शायद किसी पार्टी में थे, तो फ़ोन उनको मैंने किया तो उनको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। मैंने उनको व्हाट्सएप किया कि ये स्टोरी है, पढ़ लो और ये मेरे को देनी है क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला था। तो मैंने कहा ये अच्छा रहेगा, एक हमारे समाज से जो नेता है, जो 4 बार सीएम रही है, उनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि हम उनको और उनकी तरफ से चीज़ें दिखाएं कि अभी एकदम से कैसे उभर के वो आई हैं, उनके लिए स्टेटमेंट कैसे कैसे जारी हो रहे हैं। मैंने भेजा तो उसमें एक वेबसाइट की वो थी, फाउंडर थी, तो उनका भी ट्वीट वायरल हुआ था। फेमिनिज्म इन इंडिया की जो एडिटर थी उन्होंने भी, जसलीन, हाँ जसलीन, उनका हम लोगों ने स्टोरी की है हमारे यहाँ पर। तो राजा ने वो स्टोरी पढ़ी। राजा का मेरे पास बैक कॉल आता है, मीना का नहीं आता है। राजा का मेरे पास कॉल आता है कि ये स्टोरी नहीं करना बबीता। कि मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, क्या खराब, मतलब मेरे को बताओ कि इसमें क्या गलती है। कि यार स्टोरी तो अच्छी है लेकिन उसमें ना वो जो तुमने वो जसलीन का जो ट्वीट लिखा है ना, वो मत करो। मैंने कहा क्यों? कि यार उससे ना मीना के बातचीत अच्छी है, मीना के संबंध अच्छे हैं उससे। तो मैंने कहा यार उसके लिए मैं पूरी स्टोरी को ड्रॉप कर दूं? तो मतलब हमारी दोस्त है, भले उसने कोई गलत काम किया है, उसके बारे में बात मत करो क्योंकि मीना, और वो बहन जी के ऊपर बात थी कि बहन जी जिनका सम्मान इस देश का हर दलित उनको एक कितने बड़े रुतबे पे मानता है, उनको इतना रिस्पेक्ट देता है, उनके ऊपर बहुत ही भद्दा कमेंट था। मैंने उनको बोला कि यार अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं वो ट्वीट हटा देती हूँ, अगर तुम्हें अपने ही पर्सनल उसका इतना ही ध्यान रखना है तो मैं वो ट्वीट हटा देती हूँ। तो राजा ने कहा कि नहीं यार इस स्टोरी को ड्रॉप ही कर दे, इसमें जान नहीं है। मैंने कहा ठीक है, जान नहीं है, मैंने ड्रॉप कर दी। क्योंकि एडिटोरियल डिसीजन तो आपके पास नहीं थे, और जो लेने वाला था वो ना लेके कोई और ले रहा था। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे पास अगले दिन फोन आता है कि स्टोरी क्यों नहीं की। अच्छा, स्टोरी क्यों नहीं की, कोई काम क्यों नहीं किया? मैंने कहा मैं पूरा दिन इस स्टोरी पे रिसर्च किया, मैंने अच्छा खासा एक 15 मिनट का पैकेज, लोगों के ट्वीट्स पुराने ढूंढना, पूरा पैकेज तैयार करना, 15 मिनट का, आपको पता है कितना टाइम लग जाता है। मैंने वो स्टोरी की है तो मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। तो फिर वही उधर से भी वही जवाब है, हाँ यार उनके साथ मतलब मेरी बातचीत चल रही है तो मैं नहीं चाहती कि टर्म्स एंड कंडीशन बिगड़े। मैंने कहा इसीलिए मैंने स्टोरी नहीं की क्योंकि मुझे राजा ने बोल दिया था। लेकिन वो कह रहे हैं अभी, जब हमने आपके ट्वीट के बेसिस पे खबर भी बनाई द न्यूज़ वीक पर, क्योंकि एक गंभीर मामला है, जब यही काम अगर मनु मीडिया के लोग करें, अगर आपके ऊपर जाति के ऊपर आपके सवाल उठाएं, आपके काम के ऊपर, आपकी मेरिट के ऊपर तमाम सवाल उठाएं, तो हम उनको बहुत आलोचना उनकी करते हैं। और जैसे मीना ने कथित तौर पर बीबीसी के ऊपर आरोप लगाया, हालांकि उन्होंने आज तक कोई लीगल एक्शन बीबीसी पे लिया नहीं है, तो हम सब लोगों ने उनका समर्थन किया था। और इस केस में भी जब आपकी तरफ से आरोप आए तो हम लोगों ने समर्थन आपका ही किया, क्योंकि इसमें जो प्रूफ ऑफ बर्डन है वो एक्यूज के ऊपर है, आरोपी के ऊपर है कि उसको साबित करना है कि वो निर्दोष है। हमारी जो पहली सॉलिडेरिटी है वो विक्टिम के साथ में है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है,
तो सच सामने आना चाहिए। तो हम लोगों ने भी ट्वीट किया, खबर भी बनाई, और उसके बाद मीना की टीम की तरफ से, मीना के ही हैंडल से मीना ने जो है एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, रिस्पॉन्स दिया था, और उसमें उनका आरोप था कि दरअसल ये वो लोग हैं जो मुझसे जलते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा कामयाब हूँ, मैं ज़्यादा, मेरे ऊपर खबरें लिखी गई हैं, मैं अमेरिका चली गई हूँ, मेरे पास ज़्यादा बड़ी टीम है, मेरे पास अपना खुद का ऑफिस है, और ऐसे कई उन्होंने एग्जाम्पल दिए। और ये जो बबीता बोल रही है या बाकी लोग बोल रहे हैं, ये दरअसल जलन है, ये जेलेसी है जो एक दलित महिला पत्रकार को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तो वो तो आपको कह रहे हैं कि आप तो जलनखोर हैं, आप तो मीना से जलती हैं इसलिए ऐसे आरोप लगा रही हैं, आप झूठ बोलती हैं। इस पे क्या स्टेटमेंट दिया जाए? मतलब मुझे क्यों जलन होगी? अगर आप काम अच्छा करेंगी तो आपकी वाहवाही होगी, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। आपने विदेशों में भी जाके भी झूठ बोला है, आपने काम, लोगों को सच्चाई नहीं पता, और जलन हमें नहीं हो रही है, और ये स्टेटमेंट आपका आना ही नहीं चाहिए था। उस पे आरोप पे जवाब दिया जाना चाहिए। आपको आरोप पे जो मैंने आपसे सवाल किया, आपको उनके जवाब देने चाहिए थे या मत देते। लेकिन आपने इतना लंबा थ्रेड लिखा कि हमें जलन हो रही है, मैं अमेरिका चली गई, मेरे ऊपर खबरें लिखी गई है, आप पर लिखी गई है, वो आपका अचीवमेंट, आप उसको कह सकते हो। लेकिन अगर आपने वहां पे, आपने तो वहां पे भी झूठ बोला है, आप अमेरिका जाके भी झूठ बोल रही हैं, तो आपकी बात का कैसे कोई विश्वास करेगा? और हमें क्यों जलन होगी? टीम, आपकी टीम पे बात की जाए, आपकी टीम में एक रेप आरोपियों का समर्थन करने वाला है, एक वायरल वीडियो पे आपकी कंपनी का लोगो लगाकर चलाने वाला है। ये आपकी टीम के मर्द हैं जो एक दलित महिला पत्रकार को ऐसी ऐसी चीजें लिख रहे हैं, उसका चरित्र हनन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और आपका कोई स्टेटमेंट नहीं है। जब आपके साथ ये चीजें हो रही थी तो आप बहुत, आपके लिए चीजें, लोगों ने आपका समर्थन किया था, आप लोगों को बता रही थी कि देखो कैसे, किसी का भी रैंडम ट्वीट उठा के आप बोल रही थी कि देखो मेरे लिए लिखा है। ये तो आपकी टीम के साथ काम, ये तो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं जो मेरे लिए ऐसी चीजें बोल रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं कि मीना ने ऐसे लोगों को अपने घर में कैसे आने दिया। मेरे लिए लिख रहे हैं कि मीना आपके पैरों के आपके पैरों पे लेटी हुई है, आपके जूतों के लेटी हुई है, और आप कह रहे हैं कि वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। मेरे बहुत पुरानी फोटो वायरल की जा रही है, उनके पास कहाँ से आई वो फोटो? ना तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे है, और वो फोटोज, वो सब मेरे प्राइवेट अकाउंट्स पे थी, किसी ने तो दी है ना, उनको तो पता भी नहीं है, उनको तो दी है ना। और वो फोटो कितने साल पुरानी है, और आप उनको वायरल कर रहे हो अब, तो मतलब आप अपनी टीम को समर्थन कर रहे हो ना। वो रेप के आरोपियों का समर्थन करने वाले लोग हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हो, फिर आप उनको हीरो बना देते हो। ऐसे नहीं होता है ना। जलन हमारी हमने कहाँ दिखाई है? हमने किस सोशल मीडिया हैंडल पे लिखा है कि हमें आपसे जलन हो रही है, हमें खुशी नहीं कि आप अमेरिका गई है। टीम है, आपकी टीम का मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि कैसी टीम है आपकी, और आप गई हैं क्योंकि समाज ने आपको बनाया है। समाज, हमारे समाज ने आपको बनाया है, तभी आप बड़े बड़े मीडिया आउटलेट में, जिसको आप कह रही हैं, वहां पे आपकी खबरें प्रकाशित हुई है। समाज नहीं होता तो आज आप यहाँ नहीं होती, मैं नहीं होती, आप नहीं होते, और आप उसी समाज को बेवकूफ़ बना रही हैं। उनकी जाति को लेके भी कई तथ्य सामने आए कि जैसे वो राजस्थान से हैं तो उनकी जाति वहाँ पर शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में ही नहीं है, और सर्टिफिकेट के भी आरोप हैं कि फेक सर्टिफिकेट हुआ। तो कभी जाति को लेके उन्होंने पहचान बताई है आपको कि वो किस जाति से आती हैं? हाँ, हमारा एक बार ऐसी डिस्कशन चल रहा था कॉलेज में ही, तो मैंने उनको बताया कि मैं शेड्यूल कास्ट से आती हूँ, और मैं ऐसे जाटव मतलब मेरी जाति है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो धोबी हूँ, और धोबी समाज, मतलब मैं धोबी जाति से आती हूँ। तो इतना ही हमारा डिस्कशन हुआ। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये धोबी कम्युनिटी से है, मतलब धोबी जाति से आती है। उसके बाद मेरा कोई डिस्कशन नहीं हुआ जाति को लेकर। जाति को लेके उन्होंने कई बार जो स्टॉक में, जैसे उन्होंने का एक थंबनेल था कि मैं भंगी हूँ, भंगी होने की वजह से मुझे नौकरी से निकाला, और फिर तो कई सारे कन्फ्यूज़न हैं इस बारे में। खैर इस वाले किस्से को छोड़ देते हैं क्योंकि काफ़ी इस पर बात हो चुकी है।
और आपके लिए मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने साथ होने वाले जातिगत अनुभव या वैसे हैरेसमेंट के बारे में याद करता हूँ तो मानसिक तौर पर काफ़ी परेशानी होती है, आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप उसमें और ज़्यादा उस पर बात करें और आपको पीड़ा हो, तो इस किस्से को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने जो है द वॉइस मीडिया शुरू किया ही है, लेकिन जो उनके संस्थापक रहे हैं, आप लोगों ने मिलके, साहिल वाल्मीकि और मिलके जो आप लोगों ने काम किया, उसमें साहिल से मुलाकात कैसे हुई, फिर साथ मिलके मीडिया चलाने का ख्याल और फिर साथ में ज़िंदगी चलाने का, क्योंकि आप लोग जो हैं लाइफ पार्टनर भी हैं, ये कहाँ मुलाकात हुई, कैसे ये हमारी प्रेम कहानी आगे बढ़ी? साहिल और मैं हम लोग एक दूसरे के काम को फॉलो करते थे। मिले हम कभी नहीं थे। अच्छा। मिले हम नहीं थे, मिले हम दिल्ली कैंट की घटना पे थे। ओके। साहिल बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे, मैं उस टाइम पे आई थी प्रोटेस्ट कवर करने, तो फर्स्ट इंटरेक्शन हमारा तब हुआ। पहली नजर का प्यार? पहली नजर का प्यार आप कह सकते हो। अच्छा। तो अब वो दोनों तरफ से था, वो दोनों को क्लियर बहुत बाद में हुआ। तो वहां से हम लोग मिले, हमारा हाय हेलो हुआ, हमने चाय सैंडविच सब कुछ खाया। उस टाइम पे हम लोग अपने अपने घर चले गए। फिर धीरे धीरे हमारी मुलाकात मंडी हाउस पे होने लगी। हम लोग खबर कवर करते, मंडी हाउस हमारा एक चाय पीने का वो बन जाता, वहीं बैठते थे रात को 8-9 बजे तक, वहीं पे डिस्कशन चल रहा है। फिर हम लोग अपने अपने घर हो जाते थे, क्योंकि साहिल नजफगढ़ से आते थे, मैं दिल्ली से ही आती थी, तो हमारा टाइम ट्रैवल उस तरह का था। फिर धीरे धीरे हम लोग, हमारा जो ज़्यादा हम लोग क्लोज़ है वो हम लखनऊ में जब कांसीराम जी का परिनिर्वाण था तब हम वहाँ पे, क्योंकि मैं गई थी रिपोर्ट करने और साहिल अपनी तरफ से आए थे, तो हम लोग रुके, हम लोगों ने वहाँ बातचीत की, हम लोगों ने वहाँ रिपोर्ट्स की, अलग अलग संस्था। तब हम ज़्यादा एक दूसरे को हमने जाना। तब हमने मतलब हमारी ज़्यादा बातें नहीं हुई है, हमने सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया एक दूसरे को। हमने ये नहीं कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो या मैं तुम्हारा, नहीं। अच्छा, तो आप एक दूसरे से इतने समझ चुके थे एक दूसरे को कि लगा कि अब शादी जैसा बड़ा फैसला हम ले लेना चाहिए। आपने बुद्धिस्ट रीति से शादी की है, इंटरकास्ट शादी है, क्योंकि साहिल जो हैं वो साहिल वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि जाति से आती हैं, आप जाटव जाति से हैं, तो एक इंटरकास्ट, यानी ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जनरली हम कहते हैं कि ब्राह्मण हमारी लड़कियों से शादी, लड़कों से शादी नहीं करते, ठाकुर अपने यहाँ शादी ब्याह नहीं करते, तो दलित आपस में शादी करते हैं क्या? मतलब जो हमारे अपने शेड्यूल कास्ट की जातियाँ हैं, क्या वो इंटरकास्ट शादियाँ करती हैं? तो आप तो चलो साथ में थे, एक दूसरे को जान पहचान रहे थे, मोहब्बत में थे, और मोहब्बत तो जाति धर्म देखती कहाँ है। घर वालों का क्या रिएक्शन था? और शादी बुद्धिस्ट रीति से की, और उसके बाद मैंने कुछ लोगों के ताने भी देखे कि ये तो मतलब पॉलिटिकल शादी है, ये तो पब्लिसिटी स्टंट है, कुछ इस तरह के भी कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्सेज हमने सोशल मीडिया पर देखे। तो कैसे अनुभव रहे? जब हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हमें शादी करनी है और हमें साथ रहना है, हम दोनों ने बहुत पहले से क्लियर था कि हम एक पैसा शादी में नहीं लेंगे। शादी बहुत सिंपल होगी, बुद्धिस्ट रीति रिवाज से होगी। साहिल की फैमिली को कंसोल करना था, वो साहिल की जिम्मेदारी थी। मुझे अपनी फैमिली को कंसोल करना मेरी जिम्मेदारी थी। मेरे घर में मेरे पापा उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते थे। मेरी मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी का ये था कि समाज के लोग क्या कहेंगे, थोड़ा डर होता है, गांव के लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। तो मेरी मम्मी ने पहले कहा कि नहीं करनी शादी। मैंने कहा क्यों मम्मी, मतलब मैंने उस तरह से सवाल नहीं किया, मैंने पापा पे छोड़ दिया कि वो आपकी वाइफ है, आप उनको हैंडल करो। मैंने आपको चीज़ें बता दी, मेरी ये है, हम इस तरह से चाहते हैं। मेरी मम्मी ने कहा नहीं, उनका डायरेक्ट ना था ना। समाज के लोग क्या कहेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक मैं गांव जाऊंगी तो मेरे से सवाल करेंगे। तो मेरे पापा ने फिर उनको समझाया कि जब दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों एक दूसरे के काम को बेहतर तरीके से जानते हैं, सेम फील्ड के हैं, समाज हमारा सेम है, बस एक यही तो एक वाल्मीकि एक चमार है, जाति अलग है, समाज तो हमारा सेम है। यही लड़ाई बाबा साहिब की थी, यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ी लड़ेगी। मेरी मम्मी ने कहा नहीं करनी है। फिर मैंने अपनी मम्मी को समझाया, मम्मी देखो, आप किसी से भी मेरी शादी करेंगे तो ऐसा नहीं था कि उस दौरान मेरे लिए रिश्ते नहीं आए, लेकिन जो रिश्ते आए उनको मेरे काम से दिक्कत थी,
उनको मेरी सैलरी जाननी थी। अच्छा। उनको ये था कि हम कितना दे सकते हैं। तो मैंने अपनी मम्मी को 4-5 एग्जाम्पल दिए। मैंने कहा देखो ये चीज़ हुई है। वो लड़का ना तो आपसे पैसे मांग रहा है, ना वो ये चाह रहा है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। वो चाहता है बहुत सिंपल सी शादी, और हम भी यही चाहते हैं। और हम दोनों का बजट था कि हमें सिर्फ इतने ही बजट में शादी करनी है, क्योंकि हमें कुछ लेना नहीं था, देना नहीं था। फिर मेरे पापा ने कहा कि मेरी मम्मी धीरे धीरे उस चीज़ को समझी। फिर साहिल के काम को देखा उन्होंने कि हमें एक फेलोशिप मिली थी, तो मेरी मम्मी को लगा कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा, ये लोग आगे अपने आप को सेटल कर सकते हैं। फिर मेरी मम्मी ने कहा ठीक है। फिर हम साहिल के घर आए। साहिल को मेरे घर वालों ने पक्का किया। उसी दौरान उनके घर में मुझे उनके फैमिली ने पक्का किया। शादी की डेट डिसाइड हुई और शादी हमारी हुई। और मेरे घर वाले चाहते थे कि, क्योंकि मैं अपने घर में आखिरी लड़की थी, तो चाहते थे कि थोड़ी अच्छी शादी हो। हाँ, और वो ये अच्छी शादी का मतलब होता है कि सारे रस्म निभाए जाएं, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हों, रिवाज हों, सेलिब्रेशन हो, क्योंकि शादी सेलिब्रेशन का ही नाम है। तो शादी, जब आपने बोला कि मेरे को जो है बुद्धिस्ट रीति से शादी करनी है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। क्योंकि जो धर्म है, जैसे आप अगर हिंदू धर्म में यकीन रखते हो तो आप सामान्य जिंदगी भर कुछ काम करें ना करें, लेकिन जीने मरने पे शादी ब्याह में धर्म आता ही है। तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है कि अरे जब तक पंडित जी आके वो 7 फेरे कराएंगे नहीं, 7 कस्में नहीं खिलाएंगे, वो सब होगा नहीं, तो शादी नहीं होगी, या इनकी शायद ग्रह नक्षत्र खराब हो जाएं। तो वो कैसी कन्वर्सेशन थी कि बुद्धिस्ट रीति से शादी करना है, वो मान गए थे आसानी से, या आपको कन्विंस करने में टाइम? मेरे पापा खुश थे बहुत। अच्छा। मेरे पापा को लगा कि जब हम दोनों ने खुद ही बताया उनको कि हम इस तरह से शादी चाहते हैं, क्योंकि हमें किसी से कुछ लेना नहीं है, हम गिफ्ट्स भी नहीं लेना चाहते। हमने सबको मना कर दिया था, मेरे फैमिली में जितने भी थे सबको। मैंने अपने पापा से कहा कि हमें इस तरह से शादी करते हैं। मेरे पापा ने कहा कि सच में, मतलब तुम मैंने कहा हाँ, हम इसी बुद्धिस्ट तरीके से शादी करना चाहते हैं और हमें आपका परमिशन चाहिए। पापा ने कहा ठीक है, मैं सब सारे इंतजाम कर दूंगा। मेरी मम्मी को ये था कि कुछ नया होने वाला है। अच्छा। मेरी मम्मी ने पूरी गली में कहा हमारे लड़की की शादी में कोई पंडित नहीं आएगा, कोई फेरे नहीं होंगे, कोई तामझाम नहीं होगा, 4 बजे तक हमें 7 बजे तक नहीं जागना है। मेरी मम्मी ने सबको बता दिया। मैंने कि ठीक है, अच्छी बात है, आपने सबको पहले से माइंड सेट कर दिया। हमारी शादी हुई। मतलब रात सब चीज़ें ख़त्म, हम उसके बाद अपने घर आ गए। मेरी मम्मी ने फिर सबको बताया। सब मेरी कॉलोनी में सब इतने खुश कि पहली बार ऐसी शादी देखी जिसमें किसी को सुबह 7 बजे तक जागना नहीं पड़ा, रात भर बैठे रहते हैं। धुआं नहीं झेलना पड़ा, फेरे नहीं सुनने पड़े, सब जल्दी जल्दी हमारा हुआ। हम अपने घर आ गए और बहुत खुश थे। मेरी फैमिली में आज भी ये चर्चा होती है कि शादी हुई तो बबीता की हुई है, बहुत ही सिंपल तरीके से। और तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं, वीडियोस बहुत ही खूबसूरत हैं। हमें तो बोला गया लाखों का बजट इन्होंने यूज किया। अच्छा। जबकि कुछ ऐसा नहीं था। आपके पेरेंट्स की एक इच्छा होती है कि आपकी शादी अगर हो रही है तो वो उनका एक अरमान होता है कि वो आपकी शादी में इतना खर्च करे। लेकिन मैंने अपने पापा को खास तौर पे बता दिया था कि मुझे ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए, आपको अपने गेस्ट बुलाने हैं, आप लिमिटेड बुलाइए, और बहुत, क्योंकि मेरी शादी बहुत सिंपल होगी, खाना खिलाइए और सबको बोलिए कि आप अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि सामान्य तौर पर हम लोग शादी ब्याह के लिए बहुत सारा कर्ज ले लेते हैं। दहेज प्रथा कितनी ख़राब है, जिसमें कितनी महिलाओं के साथ कितनी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं। तो दलित बेचारे अपना वो उस चीज़ इनकम काफ़ी शादी में खर्च कर देते हैं, कर्जदार हो जाते हैं और फिर उससे गुजरते हैं। तो ये एक बेहतर तरीका है। मेरे पापा ने अभी भी जिस समाज में बैठते हैं बहुत प्राउडली कहते हैं कि मेरी लड़की ने हमसे 1 रुपया नहीं लिया अपनी शादी में। और उनको बड़ा गर्व होता है कि मेरी मेहनत जो है, जो मैं पढ़ा रहा था मिड राइट थॉट के साथ में, वो कामयाब हो। मेरे घर में सब खुश थे कि इस तरह की शादी हो रही है। समाज में आज भी सब मेरे को पापा से पूछते कि कैसे हुई थी, तब हमें उन भंते जी का नंबर दीजिएगा, हम भी चाहते हैं कि इस तरह की शादी हो। तो ये पॉपुलर कल्चर होता है कि जब कोई देखेगा सीखेगा तो उस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर अपनाने की कोशिश करता है। तो काफ़ी दिलचस्प इनकी यात्रा रही। आखिरी क्लोजिंग हम लोग स्टेटमेंट चलते हैं, क्योंकि काफ़ी बातचीत हो गई और फिर अगली बार प्रॉमिस के साथ कि फिर से हम बात करेंगे किसी दिन। अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखती हैं? मैं अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है।
मैं अपने आप को उस समाज से आने वाली महिलाओं की आवाज़ देखती हूँ जिनकी आवाज़ आज भी गायब है, जिनकी आवाज़ आज भी अनसुनी है, चाहे फिर वो हमारा ही मीडिया उस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है। महिलाओं के मुद्दे आज भी, हमें तो स्टेटमेंट दे दी जाती है कि महिलाओं की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन महिलाओं की भी जाति होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उस समाज की महिलाओं की आवाज़ बनना चाहती हूँ। मेरे को ऐसा लालच नहीं है कि मुझे विदेश जाना है। अगर मैं विदेश गई तो मैं अपने ही समाज की महिलाओं की आवाज़ बनकर जाना चाहती हूँ। तो मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहती हूँ। तो और आप भविष्य में अपने काम में कामयाब हों और अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। हमको ज़रूरत है कि जो असली अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते हैं, मेहनत करते हैं, समाज की आवाज़ उठाते हैं, हम भी उनका हौसला बढ़ाएं और उनका साथ दें। इनका जो चैनल है द वॉइस मीडिया, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पर, इंस्टा पर उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। और आप नहीं देखेंगे, आप हमें नहीं हौसला बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? हमारे समाज के लोग ही हमारी ताकत हैं। बिल्कुल। और प्लीज़ आप द वॉइस मीडिया को ज़रूर फॉलो कीजिए। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके पास हैं द वॉइस मीडिया के नाम से ही। यूट्यूब पे द न्यूज़ बीक को भी बिल्कुल द वॉइस मीडिया करने की अपील जो है वो आप ही कर दीजिए। द वॉइस मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, द न्यूज़ बीक को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग ही हमारी ताकत है और हमें आपसे ही ताकत मिलती है। बिल्कुल, आपसे ही हमको ताकत मिलती है और अभी हमको बहुत ताकतवर बनना है, क्योंकि लड़ाई लंबी है। ये बातचीत बहुत दिलचस्प रही और कई हमने पहलुओं को, निजी ज़िंदगी, प्रोफेशनल लाइफ की पहलुओं को जाना। अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन कभी फिर से जो है मुलाकात होगी। इस बातचीत पर आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं? ये जो इन्होंने बातें बताई हैं उस पर आपकी राय क्या है? आप कमेंट के ज़रिए हमसे साझा कर सकते हैं। आपसे अपील है, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और साहिल। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीक, द वॉइस मीडिया। जय भीम। जय भीम। और यहाँ कोई नहीं बोलेगा कि जय भीम नहीं बोल रहे। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।